Hello everyone, welcome to Economics Window. I am Garima Singh and I'll be teaching you economics here. So we are to continue with the chapter number 5, which is money. In my previous video, I have given you the introduction about money, that what is its origin and how did it evolve as a medium of exchange and its basic functions, right? So moving ahead in the chapter, we'll be today learning about the forms of money, the supply of money and the measurement, that how do we measure money. But before that guys, if you are new to my channel, make sure you like, share and subscribe to Economics Window for more amazing full-length videos coming all your way. Now talking about forms, हम forms of money की बात करेंगे, will divide it into two basic categories. Okay, first part में जब हम fiat money या fiduciary money की बात करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या किसी भी मनी को एक्सेप्ट करने के लिए किसके ऑर्डर है, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट ऑर्डर्स या लीगली हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट, राइट? तो उसके बेसिस पे हम इधर डिवाइड करेंगे. सेकेंड पार्ट में जब हम फॉर्म्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वो फुल बॉडीड मनी है कि क्रेडिट मनी है. Okay, very interesting, and also these terms are important for your short question as well as for 1 markers or MCQ questions, right? So coming to the forms, first we'll see fiat money versus fiduciary money, right? Fiat money के अंदर जब हम बात करेंगे, it refers to the money issued by the order or the authority of government. Okay, जब गवर्नमेंट ऑर्डर या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी की साइड से कोई नोटिस आएगा कि हमें इसको एज अ लीगल टेंडर, एज अ लीगली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिएट मनी. फिएट मनी, राइट? इसके एग्जाम्पल क्या है? जितने भी हमारी नोट्स हैं, जितने भी हमारी कॉइन्स हैं जो हम यूज करते हैं. अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ. फिएट मनी के अंदर जब अभी डिमोनेटाइजेशन आई थी तो हमारे जो पुराने नोट्स थे ऑफ 500 रुपीज़, राइट, ऑफ 100 रुपीज़, वो सब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. क्यों? क्योंकि सरकार का ऑर्डर था कि अब से वो वाली करेंसी नहीं यूज़ की जाएगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, फिर हमने देखा कि न्यू करेंसीज इंट्रोड्यूस की गई, नए नए नोट आए. 2000 रुपये का नोट आया पिंक कलर का, राइट? लैवेंडर कलर का हमारा 100 रुपीज़ नोट आया. अब पुराने नोट की इतनी वैल्यू नहीं है. अब जो न्यू करेंसी है हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द ऑर्डर और द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जो सरकार है, जो सरकार ने आपको ऑर्डर दे दिया भी एज अ सिटीज़न हम इस नेशन के अंदर कौन सी करेंसी यूज़ करेंगे या कौन सी ऐसी मीडियम है जिसको हम लीगल टेंडर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी. आई होप दिस टर्म इज़ क्लियर टू यू ऑल. Right? Now let's move on to the second type, which is fiduciary money. Fiduciary money में क्या है? यहाँ किसी का ऑर्डर नहीं है, यहाँ किसी अथॉरिटी ने बोला नहीं है उसे एक्सेप्ट करो, बट एज अ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई हम उस मनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं किसी को चेक देती हूँ, ओके, ऑफ 10 लाख रुपीज़, राइट? मैं अपनी पेमेंट कर रही हूँ. सो इट इज़ अ ट्रस्ट बिटवीन मी एंड द अदर पर्सन जिसको मैं पे कर रही हूँ. भाई उसको ट्रस्ट होगा ना कि मेरे अकाउंट में है पैसे तभी चेक दे रहे हैं, राइट? तो वो जाएगा बैंक में और पेमेंट अपनी करवा लेगा, राइट? लेकिन क्या यहाँ कोई गवर्नमेंट आई ऑर्डर देने के लिए? नो, दिस इज माई ऑर्डर, दिस इज द अथॉरिटीज ऑर्डर दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चेक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नहीं आई ना. देयरफॉर फिड्यूशरी मनी में वो वाली मनी कंसिडर होती है मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ ट्रस्ट between the payer and the payee. Okay, तो for example check, so accepted on the basis of trust के basis पे जिसको मैंने पेमेंट की उसको ये विश्वास होगा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं तभी मैं पैसे दे रही हूँ उसको इन द फॉर्म ऑफ चेक, राइट? जिसको अब वो जाके बैंक से अपनी पेमेंट कर सकता है, राइट? बट नॉट बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ क्या हो रहा था? फिएट मनी में गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही थी दैट दिस इज द लीगल टेंडर दैट यू विल बी यूजिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? लेकिन यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है. इट इज़ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई. सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी इज ऑल अबाउट द ऑर्डर, द अथॉरिटी, अबाउट द ट्रस्ट. भाई किस बेसिस पे उसको एज अ लीगल
टेंडर ऑफ या मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, राइट, विच इज फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी. Then let's talk about the second part, which is the full-bodied money or credit money. Before we get into the definition of both these terms, let's crack the keywords here. जब हम बात करेंगे फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी में, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगी. वन इज मनी वैल्यू एंड अदर इज कमोडिटी वैल्यू, राइट. मनी वैल्यू क्या है बच्चों? मनी वैल्यू वो है भाई, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का नोट है मेरे पास. ओके, 10 रुपये के नोट से सपोज आई कैन बाय दिस मार्कर. तो इस मार्कर की मनी वैल्यू क्या है? 10 रुपये का नोट. ओके भाई, उस पैसे से तुम क्या कमोडिटी खरीद सकते हो या क्या गुड एंड सर्विसेज यू कैन बाय फ्रॉम दैट मनी, उसको हम बोलते हैं मनी वैल्यू, राइट. उसके बाद आता है कमोडिटी वैल्यू. कमोडिटी वैल्यू क्या है भाई? इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे क्या क्या खर्चा किया, राइट. इसकी बॉडी बनाई, इसकी कैप बनाई, फिर इसके अंदर मैंने रिफिल डाला, इंक का प्रोविजन रखा, राइट. सो कमोडिटी वैल्यू क्या होगी भाई? इन सारी चीज़ों को जब मैं जोड़ दूंगी वो इसकी इक्वल टू इसकी कमोडिटी वैल्यू आ जाएगी, राइट. तो कमोडिटी वैल्यू वो होती है. इतनी बात समझ में आई. अब इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन की. जब मैं फुल बॉडीड मनी की बात करती हूँ, इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज वर इशूड. ओके, उनको हम बोलेंगे फुल बॉडीड मनी. मतलब कि वो पैसों की इन टर्म्स ऑफ मनी हम बात करेंगे यहाँ भाई. जैसे कि सिक्का है, 1 रुपये का मुझे सिक्का बनाना है. ओके, 1 रुपये के सिक्के बनाने के लिए जो मैं मेटल यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो इस 1 रुपये के बराबर है. ठीक है ना. 1 रुपये का सिक्का बनाने के लिए जो मैंने सामान यूज़ किया है वो इस 1 रुपये के ही वैल्यू के ही बराबर है. अगर ऐसा होता कि मैं 1 रुपये का सिक्का बनाने के लिए उसके अंदर गोल्ड का यूज़ करती, ओके, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है कि 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है. तो क्या कोई उस 1 रुपये को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करता? नहीं करता. क्यों? क्योंकि लोगों को लगता कि इसको स्पेंड करने से अच्छा है एज अ सेविंग इसको मैं अपने पास रखूं, राइट. इसलिए फुल बॉडीड मनी क्या है? वो वाली मनी जब हम बात करेंगे कि उस मनी की वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू, तो वो क्या बन जाएगी? फुल बॉडी मनी, ताकि लोग उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर पाए, ना कि एज अ मीडियम ऑफ स्टोरेज या एज अ मीडियम ऑफ सेविंग अपने पास रख लें, राइट. आई होप द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. देन वी हैव द सेकेंड टर्म हियर विच इज क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी में पहले आप ये बात समझो, आजकल क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक मनी, राइट. जैसे क्रेडिट कार्ड हमारा क्या है? एक प्लास्टिक से बना हुआ कार्ड है. ओके, उसकी वैल्यू क्या उसकी कमोडिटी मनी वैल्यू के इक्वल है? क्रेडिट क्या है? आप टाइमली आप उसको स्वैप करके यू कैन बाय एज मैनी एज गुड्स यू कैन, भी जितनी आपने उसकी लिमिट बनवाई है, राइट. क्या उस गुड्स और जो चीज़ आप उससे परचेज कर सकते हो, जिस अमाउंट की लिमिट आपने उस कार्ड की बनवाई है, क्या वो उसकी कमोडिटी, क्या वो प्लास्टिक की जो कमोडिटी है जिससे वो कार्ड बना है उसके इक्वल है? नहीं है, क्योंकि उस कार्ड से आप फंक्शन उसके बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हैं, राइट. तो उन मनी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी. रेफर्स टू द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू. एक प्लास्टिक का कार्ड है जिससे आप जब चाहो स्वैप करके अकॉर्डिंग टू योर लिमिट, भी आपने बैंक से क्या लिमिट बनवाई है, राइट, तो उसके हिसाब से यू कैन बाय योर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन योर लाइफ. तो कमोडिटी वैल्यू क्या उसकी मनी वैल्यू के इक्वल है? आंसर इज नो. प्लास्टिक का कार्ड बनाने में सपोज क्या पता उसके 100 रुपये लगे हों, लेकिन उसका फंक्शन, उसके यूज़ से आप क्या पता आपकी लिमिट लगा लो 10 लाख रुपए की है तो आप 10 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकते हो. सो इन दिस केस द क्रेडिट मनी के केस में क्या है? मनी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू. आपको समझ में आया? सो बेसिकली इन द फॉर्म्स ऑफ मनी हमने 4 टाइप के फॉर्म्स किए हैं, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी. उसमें पता चलता है कि अथॉरिटी कौन है. जब हम फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी की बात करते हैं तो इस केस में हम उनकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू चेक करते हैं, राइट. एंड इफ आई हैव टू सम अप दिस इंटायर थिंग, सो आई विल से मनी वैल्यू अगर इक्वल होती है कमोडिटी वैल्यू के, इट इज़ कॉल्ड फुल बॉडीड मनी. और मनी वैल्यू जब
not equal, when this is not equal to the commodity value, it is credit money. So guys, I would suggest कि आप इसको यहाँ रोक के take a screenshot of this table so that it is easier for all of you to revise before your exams. And apart from this, this is important for your MCQ questions, the 1 marker, and also you can get this as a differentiate between the terms for 3 markers also. So now let's discuss another important part from this chapter, which is supply of money. सप्लाई क्या है भाई, कहाँ से ये पैसा आ रहा है, कौन है जो ये पैसा या ला रहा है, वो आदि सप्लायर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे. और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी के अंदर ये क्या टर्म है और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है सबके लिए कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं. यू हैव टू आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, क्या ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है. Think and answer. Yes, you are correct. It is a stock concept, not a flow concept. Okay? Stock concept क्यों है? क्या होता है स्टॉक? स्टॉक होता है जब हम किसी चीज़ को at a point of time कैलकुलेट करते हैं, राइट? अगर मैं बोलूँ आज मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो वो क्या है कि आज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बोल रही हूँ ना भाई, आज है वो, तो वो क्या हुआ, मेरा स्टॉक का कॉन्सेप्ट. अगर मैं बोलूँ कि मेरी सैलरी 15,000 रुपीज़ पर मंथ है और डेली मैं 50 रुपये खर्च कर रही हूँ उसमें से, ऑन एन एवरेज ऑन माई डेली बेसिस आई एम स्पेंडिंग 50 रुपीज़ आउट ऑफ इट, वो क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं. इसलिए जब भी हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, आफ्टर दैट कमिंग टू द डेफिनेशन, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इट इज़ नथिंग बट द टोटल स्टॉक. भाई लोगों के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई एम रिपीटिंग, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है. ओके, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the people of a country. This is the key word here, held by the people of the country. Another key word here is at a point of time. उसको हम क्या बोलेंगे, it is nothing but the supply of money. I hope this is clear. भाई लोगों ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मैं बोलूँ कि मैं इंडियन हूँ और मेरे पास आज के टाइम मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी. नॉट ओनली मी बट आई विल इंक्लूड ऑल दी पीपल ऑफ आवर कंट्री, तो उसको सम टोटल कर देंगे तो वो सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बन जाएगा. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन हियर, क्या जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, is it the part of supply of money? Answer is no. Why? I'll explain. Is the money held by the banking system of the nation? क्या जो पैसे बैंकों के पास हैं, क्या वो सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट है? आंसर इज अगेन नो. क्यों? क्योंकि जब हमने डेफिनेशन की थी सप्लाई ऑफ मनी की, हमने क्या बोला था कि मनी हेल्ड बाय द पीपल, जो पैसा है लोगों ने रखा हुआ है अपने पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं. लेकिन अगर पूछा जाए मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, नो, इट इज़ नॉट द सप्लाई ऑफ मनी. मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ नेशन, आंसर इज अगेन नो. वाई? यू मस्ट बी थिंकिंग वाई, राइट? क्यों ऐसा है? इट इज़ बिकॉज दे आर द सप्लायर ऑफ मनी. ये लोग, गवर्नमेंट आ गई हमारी, ओके, बैंक्स आ गए हमारे, ये सब क्या है, दे आर द सप्लायर ऑफ मनी. और अगर मैं इसको बोलूँ दूसरी टर्म में, आई कुड से दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, राइट? इसलिए मैं बोलूँगी कि सप्लाई ऑफ मनी के अंदर मैं बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करती हूँ. अ बिग नो, राइट? इसीलिए मैंने इसको रेड मार्कर से हाईलाइट किया है, ताकि आपको एग्जाम में ये कुछ इमेजेस याद आए कि मैम ने रेड पेन से हाईलाइट किया था, मतलब ये इंक्लूड नहीं होंगे. ओके, ना इफ़ आई हैव टू कंक्लूड दिस इंटायर कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या बोलूँगी, सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय दोज.
कौन रखेगा ये सप्लाई ऑफ मनी? किन के पास होगी ये मनी? दोज हु डिमांड मनी, जिनको इसकी ज़रूरत है, जिसको इसकी डिमांड है, एंड नॉट बाय दोज हु सप्लाइज मनी, ना कि जो इसके प्रोड्यूसर हैं, ना कि जो इसके सप्लायर हैं। ओके, तो सप्लाई ऑफ मनी में ओनली एंड ओनली द पीपल ऑफ द कंट्री आर कंसिडर्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्लायर ऑफ मनी। सप्लायर ऑफ मनी के अंदर दो ही चीज़ आएंगी हमारी, वैसे तो तीन हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, ये हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ आवर नेशन है, राइट। एंड देन वी हैव द गवर्नमेंट। जब मैं सेंट्रल बैंक या आरबीआई की बात करती हूँ, आरबीआई इज़ द सोल अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसा बैंक है जो इशू कर सकता है करेंसी, जो करेंसी बना सकता है, प्रिंट कर सकता है, राइट। एंड ये करेंसी कैसे प्रिंट करता है? ये इट प्रिंट्स द करेंसी अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ओके, और इश्यूज द करेंसी अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के चलते आरबीआई को 200 करोड़ की अपने पास अमाउंट रखनी होती है, ओके, रुपीज़ 200 करोड़, जिसके अंदर गोल्ड भी होता है और कुछ हमारी फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं। गोल्ड की वर्थ टोटल 115 करोड़ होती है एंड रेस्ट इज़ द फॉरेन सिक्योरिटी। उसके अलावा अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना ही लर्न करना है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे मनी या बैंक जो है हमारी कंट्री के अंदर, कैसे बैंक फंक्शन करते हैं। ओके, तो अभी बस इतना याद करना है, द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसीज आरबीआई किस सिस्टम के अंडर करती है? अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके चलते 200 करोड़ होते हैं आरबीआई के पास इस सिस्टम के अंदर, जिसमें गोल्ड की वर्थ 115 करोड़ है, रेस्ट इज द फॉरेन सिक्योरिटीज। ओके, अब क्वेश्चन आएगा कि क्या कमर्शियल बैंक्स इशू कर सकते हैं मनी? कैन दे प्रिंट द करेंसी? आंसर इज नो। बच्चों ये बात याद रखनी है, अभी मैंने बताया सोल मतलब ओनली अथॉरिटी, ओके। तो कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू मनी, कमर्शियल बैंक्स नहीं कर सकते हैं इशू। वाई? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ओनली क्रिएट मनी, वो क्रिएट करते हैं बाय द डिमांड डिपॉजिट्स, जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करेंगे। ओके, तो सप्लायर ऑफ मनी की जब मैं बात करती हूँ तो कमर्शियल बैंक को मिला के इन टोटल वी हैव 3 सप्लायर्स। वन इज सेंट्रल बैंक, सेकेंड इज कमर्शियल बैंक एंड थर्ड वी हैव द गवर्नमेंट। ओके, लेकिन कमर्शियल बैंक कभी भी इशू या प्रिंट नहीं कर पाएगा हमारे मनी, इट ओनली क्रिएट्स मनी, जो कि हम बैंकिंग के चैप्टर में करेंगे। आई होप टिल नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सप्लायर विच इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे सप्लायर ऑफ मनी एक्ट करती है? ओके, सो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी सीन में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द अथॉरिटी जो कि 1 रुपी की जितनी डिनोमिनेशन है, चाहे वो नोट्स हैं चाहे वो कॉइन्स हैं, इन दोनों चीज़ों को इशू कौन करता है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आर इंडिया। ओके, क्वेश्चन आता है हु इशूज 1 रुपी नोट? तो बच्चों को याद तो रहता नहीं है कि पढ़ाई नहीं की होती है, तो वो क्या एमसीक्यू में टिक करते हैं? दे टेंड टू टिक आरबीआई। आरबीआई को करेक्ट आंसर टिक करके निकल जाते हैं, वाह भाई 1 नंबर फ्री का है। नो, आरबीआई नहीं है। कौन करता है 1 रुपी? 1 रुपी करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चाहे वो सिक्के हो चाहे वो 1 रुपये का नोट हो। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज रेस्ट ऑफ द करेंसी। 2 रुपये से लेके हाईएस्ट डिनोमिनेशन तक चले जाओ करेंसी के, कौन इशू करता है? इट इज़ द नेशनल बैंक ऑफ आर नेशन, आरबीआई। 1 रुपये के नोट और सिक्के कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज़ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Okay, and next important point here is, which is not given in your book, this is a brownie point for all of you watching this video right here on this channel, that the highest denomination of rupee that RBI has issued till now, सबसे बड़ा रुपए कौन सा है जो RBI ने आज तक प्रिंट किया है या इशू किया है? It is the rupees of 10,000 rupees. ओके, RBI 1935 में बना था, तब इसने इशू करना स्टार्ट किया था, लेकिन 46 में आके 10,000 रुपये फिर से इसने प्रिंट करने बंद कर दिए।
फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं 54 में 10,000 रुपये के नोट फिर से आने शुरू हो जाते हैं, राइट। लेकिन 78 में डिमोनेटाइजेशन के चलते आरबीआई अगेन 10,000 रुपये को और 5,000 रुपये के जो नोट थे उनको फिर से बैन कर देगा इन 78. These were the some extra additional information for all of you watching this video. Thank you for watching Economics Window, and in tomorrow's video we'll be doing the measures, which is again a very important topic from this chapter. Guys, thank you for watching, and do not forget to like, share and subscribe to Economics Window for more amazing content coming your way.